चिकित्सा सन्निपात की ज्वर की चिकित्सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जब चिकित्सा देखते हुए आ रहे हैं तो हमने सामान्य चिकित्सा देख लिया कि लंगनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसः, ये जो स्टेप्स है वो हम लोगों ने देख लिया। अब मैं जो बता रहा हूँ वो सन्निपात रोगों की कैसे चिकित्सा करनी है, और खासकर ज्वर की चिकित्सा करनी है। ज्वर की चिकित्सा जो है वह थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ज्वर जो होता है वह आमाशय में होता है। आमाशय जो है वह कफ का स्थान है, क्लेदक कफ का स्थान है। तो इसकी सन्निपात की चिकित्सा थोड़ा डिफरेंट है दूसरे व्याधियों के अपेक्षा से, अगर हम लोग देखेंगे तो। वैसे मदात्य की सन्निपात सन्निपातिक मदात्य की भी चिकित्सा थोड़ी डिफरेंट है, और अतिसार की भी थोड़ा डिफरेंट है। तीन में तो इन्होंने उल्लेख किया है कि सन्निपातिक अवस्था जब रहती है, मदात्य की व्याधि हो गया, फिर उसके बाद में ज्वर किया हो गया, सन्निपातिक ज्वर हो गया, और उसी तरह से अतिसार हो गया। तो ये तीनों का थोड़ा डिफरेंट रहता है, और हमें उसको समझना बहुत जरूरी रहता है। तो जो कफज मतलब जो सन्निपातिक ज्वर रहता है, तीनों दोष बढ़े हुए हैं। तो पहले किसकी चिकित्सा करें? अगर कफ की चिकित्सा करेंगे तो हम लोग कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य देंगे, तो फिर क्या, पित्त बढ़ जाएगा। कटु रस देने से पित्त बढ़ेगा। पित्त की चिकित्सा करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, क्योंकि पित्त के लिए हम लोग शीत चीजें देंगे तो वायु और कफ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कैसे चिकित्सा क्या करें, इसके लिए सैद्धांतिक रूप से हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वात पित्त कफ जो रहते हैं, इन प्रकारों को हम लोग देखते हैं कि कौन से अंश से कौन सी व्याधि बढ़ी है। अब यहाँ पर ज्वर आता है, सान्निपतिक ज्वर आता है, तो इसमें कौन से अंश से वायु बढ़ा है? जैसे रुक्ष गुण से बढ़ा है, वायु का शीत गुण से बढ़ा है, वायु का चल गुण से बढ़ा है, क्या चीज से बढ़ा है? पित्त का उष्णता तीक्ष्णता, फिर सरता, विस्तृता, कौन से गुण से पित्त बढ़ा है? कफ का जो है फिर स्निग्धता से बढ़ा है क्या, मंद गुण से बढ़ा है क्या? इसको अंशांश कल्पना से समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में चिकित्सा सूत्र ऐसा बताते हैं कि, क्योंकि अगर हम एक दोष की चिकित्सा करेंगे तो कोई जो चीज रहेगा, आहार विहार औषधि, तो एक दोष के लिए वो पथ्य कर रहेगा तो दूसरे दोष के लिए अपथ्य कर रहेगा। जैसे कि हमने पित्त बढ़ा हुआ है, सन्निपात अवस्था है, पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, तो हम पित्त के लिए शीतल चीजें देंगे तो शीतल चीजें देंगे। जैसे हम लोग एसी में बैठा देंगे पेशेंट को कि उसको थोड़ा दाह वगैरह कम हो, तो उसका वायु बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगा। सर्दी खांसी के लिए हम लोग कुछ गर्म पेय वगैरह कुछ देंगे तो उसका पित्त बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या दें, इसीलिए इन्होंने चरकाचार्य जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि वर्धने एक दोषस्य, वर्धनेनैक दोषस्य शपणोषितस्य च कफ स्थानानुप्रवा सन्निपातो जरम जयेत। इसमें इन्होंने बोला है कि जो बढ़े हुए दोष हैं उसको कम करना है, और जो क्षीण हुए दोष है उनको बढ़ाना है। ये सबसे पहले चिकित्सा है। तो हमें पहले जैसे कि शिरशूल हो रहा है, तो वायु का जो रुक्ष गुण बढ़ के और शीत गुण बढ़ के जो शिरशूल हो रहा है, शूल को कम करना है। अगर पित्त के वजह से दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत हो रहा है, तो दाह जो सिम्टम है उसको कम करना है। उष्णता तीक्ष्णता को कम करने के लिए जो वहां पे उचित है चिकित्सा वह देना है। उसके लिए हम लोग चंदनादि पानक दे सकते हैं। पित्त का जो दाह है उसको कम करने के लिए हम लोग तिक्त रसात्मक कोई द्रव्य दे सकते हैं। उसी के साथ में सूत शेखर रस दे सकते हैं, उशिरासव दे सकते हैं, चंदनासव दे सकते हैं, सारी वाद्यासव दे सकते हैं। जो चीज बड़ा है उसको कम करना है, और जो क्षीण है, जैसे वायु अगर क्षीण है तो वायु को बढ़ाने वाला चीज देना है। इस पे और बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझ है उतना मैं उस लेवल से बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि वर्धन एक दोषस्य, जो बढ़े हुए दोष है उसको कम करे, जो कम क्षीण दोष है उसको बढ़ाएं, और कफ स्थानानुपूर्वा, सबसे पहले ये तो हम कर रहे हैं चिकित्सा सिद्धांत, लेकिन कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें, तो तभी ज्वर में हमें बहुत ज्यादा उपशय मिलता है। अगर हम लोग ये नहीं देखेंगे तो फिर हमें समझ ही नहीं आएगा। दूसरा ऐसा बोल रहे हैं कि वर्धन एक दोषस्य, मतलब कम हुए जो दोष हैं उनको बढ़ाना, और शपिणोषित जो बढ़ा हुआ दोष है उसको कम करना। इससे फिर क्या होता है कि हम लोग ना बैलेंस, और धातु सम्य क्रिया चुकता तंत्रास्य प्रयोजनम, ऐसे चरक संहिता में पहले ही बता दिया है, सूत्र स्थान में पहला चैप्टर में बता दिए हैं कि धातु साम्यावस्था लाना ही चिकित्सा है। मतलब वात पित्त कफ को बैलेंस करना ही चिकित्सा है। हमें वायु को पूरी तरह से नहीं निकाल देना है, पित्त को नहीं निकाल देना है, कफ को नहीं निकाल देना है, हमें बैलेंस करना है उनको, ताकि उनका कार्य जो है दोष धातु मल में वह प्राकृत रूप से हुए। दोष जो है वह मतलब एक तो रहता है कि नित्य रहता ही है शरीर में, तो हमें उनको बैलेंस ही करना है। दोष का वात के स्थान पे भी कार्य रहता है, पित्त के स्थान पे भी रहता है,
कफ के स्थान पे भी रहता है। तो वहां पर अधिष्ठान पे भी दोषों का कार्य हो, धातुओं में भी कार्य हो, स्त्रोतसों में भी कार्य हो, मल के जो ये स्त्रोतस है उसमें भी कार्य हो, उसको प्राकृतिक रूप से सुचारू रूप से चले, संचार हो भाव पदार्थों का, यही चिकित्सा का मेन प्रयोजन है। उसी तरह से अन्य व्याधियों में हम लोग क्या बोलते हैं कि वातस्यानुजयत पित्तम, पित्तस्यानुजयत कफम। मतलब पहले वायु की चिकित्सा पहले हम लोग करते हैं नॉर्मली दूसरी व्याधियों में। जैसे कि हमारे पास वातरक्त का पेशेंट आया, बहुत ज्यादा पेन है, तो पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए पहले हम वायु की चिकित्सा करेंगे, फिर पित्त की करेंगे, फिर कफ की करेंगे। वातस्यानुजयत पित्तम, पहले वात की अनुजयत, पहले वात की करें फिर पित्त की करें, फिर पित्त की करने के बाद फिर कफ की करें, यह सामान्य नियम है। दूसरा बात है कि एक और चिकित्सा सिद्धांत बताया है सुश्रुत उत्तर तंत्र में कि च एव जयत दोषम कुपितम त विरोधता सर्वकोपे बलियांसम शेषो दोषा विरोधता। मतलब सभी दोषों का अगर प्रकोप एक साथ हो गया है, वात पित्त कफ तीनों दोष बढ़ गए हैं, तो हम लोग बढ़े हुए दोषों की चिकित्सा पहले करेंगे, फिर उससे मीडियम जो दोष रहेंगे उसकी चिकित्सा करेंगे, फिर जो कम दोष रहेंगे उनकी चिकित्सा करेंगे। जैसे वायु अगर बढ़ा है तो वायु की पहले चिकित्सा करेंगे, पित्त उससे थोड़ा कम है, उसके सिम्टम दिख रहे हैं तो पित्त की करेंगे, और कम सिम्टम कफ के हैं तो कफ की करेंगे। अगर कफ दोष का सिम्टम ज्यादा दिख रहा है, शिरशूल, शिरोगौरव, प्रतिशय, श्वासकाश, तो पहले कफ की चिकित्सा करेंगे, फिर पित्त की करेंगे, फिर वायु की करेंगे। लेकिन ज्वर व्याधि में सबसे पहले ऐसा बता रहे हैं कि कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें। अब कफ स्थान की चिकित्सा करने के लिए लंघन बता दिया है इन्होंने। फिर अगर तरुण ज्वर से आगे की अवस्था आ गई है तो उसमें वमन कराने के लिए बोला है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो कफ स्थान की पहले चिकित्सा करना है। विकृत कफ को निकाल दिया तो फिर क्या होगा, फिर अग्निमंद जो है वह ठीक हो जाएगा, और मतलब क्या होगा कि आम जो है वो थोड़ा निकल जाएगा, कफ निकल जाएगा, और स्त्रोतस थोड़ा खुल जाएंगे, तो फिर अग्नि को बढ़ने में आसानी रहेगी। इसलिए कफ स्थानानुपूर्व सन्निपात ज्वरम जयत, ऐसा चिकित्सा सिद्धांत बताया। लेकिन इसके साथ में सुश्रुताचार्य जी ने बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं कि अब आप सन्निपात अवस्था है तो आप चिकित्सा कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसी चिकित्सा ना करिए कि आप वायु की चिकित्सा कर रहे हैं और वायु के लिए बहुत ज्यादा आप उष्ण चीजें दे रहे हैं, और वायु के अपोजिट, वृक्ष के अपोजिट स्निग्ध चीजें दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा दोष बढ़ जाए, फिर वो दूसरा दोष बढ़ जाएगा, फिर आप उसकी चिकित्सा करेंगे तो तीसरा दोष बढ़ जाएगा। ये चिकित्सा नहीं होता है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि पहले दोष की आप चिकित्सा कर रहे हैं तो दूसरा दोष भी प्रकोपित ना हो, उतना ही मात्रा में मेडिसिन देना है, आहार विहार देना है कि उतना ही रहे, पित्त का प्रकोप ना हो जाए, या फिर पित्त का चिकित्सा कर रहे हैं तो कफ और वायु ना बढ़ जाए। इसको ध्यान में, इसी चीज को इसलिए बोल रहे हैं कि जयत दोषम कुपितम तो विरोधता सर्वकोपे बलियांसम शेष दोषा विरोधता। ये बहुत बढ़िया चिकित्सा सिद्धांत है। और चरक चिकित्सा में भी बहुत बता रहे हैं कि शुद्ध चिकित्सा क्या होती है और अशुद्ध चिकित्सा क्या होती है। जो एलोपैथी साइंस है ना, वो अशुद्ध चिकित्सा है, क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन देखिए, सिंपल क्रोसिन का भी दवाई देखेंगे ना तो उसमें इंडिकेशंस बताएं कि क्रोसिन, पैरासिटामोल कौन कौन से व्याधियों में देना चाहिए। उसके साथ में एडवर्स इफेक्ट बताया कि ये जब हम दवाई देते हैं तो इससे ये एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। बीपी की दवाई देखेंगे, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो उसमें एडवर्स इफेक्ट जरूर रहता है। तो ये शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्ध चिकित्सा, चरकाचार्य जी बोल रहे हैं कि शुद्ध चिकित्सा ये होता है कि हम एक व्याधि की चिकित्सा कर रहे हैं तो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो, या दूसरे लक्षण ना हो, दूसरे दोष कुपित ना हो, दूसरे स्त्रोतस खराब ना हो। हम लोग ऐसा चिकित्सा करें कि इसको तो मतलब सांप को मार भी देना है और लाठी भी नहीं टूटना है। सांप को मारना है, व्याधि रूपी जो सांप है उसको मार दे, लेकिन अपनी लाठी नहीं टूटना है, अपने दोष नहीं बिगड़ने चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मतलब मैंने पुणे में ऐसे देखा है, कुछ वैद्य लोग चिकित्सा करते हैं तो बिजनेस मैंडेट रहते हैं, तो वो अगर कोई सरदर्द के लिए गया पेशेंट उनके पास, तो वो उनके पास परमानेंट ग्राहक बन जाता है। वो ना ऐसा रहता है कि पेशेंट डॉक्टर नहीं रहता, वो ग्राहक रहता है कि वो कितना हमें पैसा दे सकता है। तो सरदर्द के लिए वो लोग गए, तो सरदर्द की दवाई देते देते, अब हम लोग चिकित्सक लोग बहुत होशियार रहते हैं, तो वो लोग क्या चीज देने से बीमारी बढ़ सकता है, क्या चीज देने से नहीं बिगड़ सकता है, क्या पथ्य देने से बढ़ता है, क्या अपथ्य देने से बढ़ता है, मतलब पथ्य देने से कम होता है और अपथ्य देने से क्या बढ़ता है, ये हमें मालूम है। तो कुछ वैद्य लोग ऐसे करते हैं जो माल प्रैक्टिस बोला जाता है कि चिकित्सा देंगे
और उसके साथ में कुछ ऐसा चीज देंगे कि पेट दर्द शुरू हो जाएगा, फिर पेट दर्द के लिए पेशेंट आते रहेगा, फिर उसके साथ कुछ ऐसे दवाई दे देंगे कि घुटने का दर्द शुरू हो जाएगा, घुटने का दर्द के लिए वो फिर आएगा 1 साल तक, उसके बाद में वो ठीक करते करते कुछ और बीमारी कर देंगे, मतलब सिम्टम्स ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये अशुद्ध चिकित्सा होती है। मतलब इसका ये तो बस पेशेंट को आपको बांध के रखना है कि जिंदगी भर वो आते रहे, आपको पैसा देते रहे, दूसरा पेशेंट आए तो आए, नहीं तो एक ही पेशेंट से कमाते रहो। ये तो गलत चिकित्सा है, इसको चरकाचार्य जी अनएथिकल मानते हैं। और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि आप कोई भी चिकित्सा कर रहे हैं तो एक व्याधि को ठीक करते हुए कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, मतलब साइड इफेक्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना है कि दूसरे दोष प्रकोपित ना हो जाए। मतलब हम पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं तो कफ ना बढ़ जाए, कफ की कर रहे हैं तो वायु ना बढ़ जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जो कफ स्थानानुपूर्व सन्निपात ज्वरम हरित, ये जो है ना, इस पर मैं एक लेक्चर लिखूंगा, इस पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार से बताऊंगा कि ज्वर में पहले कफ की चिकित्सा करने के लिए बोला है। नॉर्मली जो अन्य व्याधियों के सन्निपात में ऐसा बोलते हैं कि वातस्यानुजयत पित्तम पित्तस्यानुजयत कफम, लेकिन ज्वर में सबसे पहले आमाशय, क्योंकि आमाशय से ही उद्भव हुआ यह व्याधि है, आमाशय में ही आम उत्पत्ति होती है, अग्निमांद्यता होती है, तो कफ स्थान की चिकित्सा कर रहे हैं, उसके बाद में कफ के करने के बाद पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं, फिर वायु की चिकित्सा कर रहे हैं, ये इन्होंने बोला है। तो इसीलिए ज्वर में लंघन बताया है, स्वेदन बताया है, स्त्रोतस को शुद्ध करने का वही चीज, स्टेप वही है, लेकिन ध्यान में कौन से दोष रखना है, तो पहले लंघन कराना है। लंघन कराने से क्या होगा कि आमाशय शुद्ध हो जाएगा, कफ स्थान जो है वह शुद्ध हो जाएगा, फिर स्वेदन कराना है। यह भी कैसे होगा, आम का पचन करता है, स्त्रोतस को खोलता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो यहाँ कफ का पहले करें, फिर लंघन कराना है ज्वर में, फिर स्त्रोतस शोधन स्वेदन कराना है, फिर स्त्रोतस शोधन करना है। और ये इस तरह से देखा जाए तो ज्यादातर ये कफ की चिकित्सा रहती है। और जो हमारी दवाइयां है ना, ज्वरग्न दवाइयां, त्रिभुवन कीर्ति रस, महाज्वरांकुश रस, महासुदर्शन घनवटी, ये सारे कटु रसात्मक द्रव्य रहते हैं इसमें। अगर आपने त्रिभुवन कीर्ति देखा तो उसमें कटु रसात्मक, वत्सनाभ वगैरह जो है वो कटु रसात्मक रहते हैं, जो कफ की चिकित्सा करता है। उसी तरह से महाज्वरांकुश रस के भी घटक द्रव्य देखें तो ज्यादातर कटु रसात्मक रहते हैं, जो कटु और तिक्त रहते हैं, जो कफ की चिकित्सा करते हैं। महासुदर्शन घनवटी हो गया, जो भी द्रव्य है ना, सब कफ की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि कफ जो है वह मंद गुण का रहता है, और मंद गुण जो रहता है वो आम में आ जाता है, और वह ज्वर उत्पन्न करता है, स्त्रोतरोध कर देता है। तो हमें मंद के ऑपोजिट तीक्ष्ण द्रव्य, मतलब अगर हम गुण से देखेंगे तो त्रिभुवन कृति में जो द्रव्य है वो तीक्ष्ण है बहुत ज्यादा, कफ के मंद गुण को ठीक करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इस तरह से जब हम लोग चिकित्सा सोच के करते हैं, गुणों के आधार पे करते हैं, दोषों के आधार पे करते हैं, तो सन्निपात जो अवस्था रहती है, जो बहुत ज्यादा फेटल रहती है, उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिल जाती है। अब हमें आगंतुक ज्वर की चिकित्सा कल करना है, तो हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं। आप लोग के कोई प्रश्न है सन्निपात ज्वर की चिकित्सा में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आगंतुक ज्वर, सन्निपात ज्वर के सामान्य चिकित्सा बताए, और भी ग्रंथों में ऐसा बताया है, दूसरे दूसरे ग्रंथों में, कि प्रलापक सन्निपात में क्या करना है, संदिग्ध सन्निपात में क्या करना है, उस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा तो बेसिक चीजें रह जाएंगी और हम लोग दूसरे चीज में ही चले जाएंगे। मैं सिंपल सिंपल करके बेसिक बेसिक चीजें, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों का मैं जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं नेटवर्क इशू, हाँ आपका बात सही है, यहाँ नेटवर्क इशू है। मैं ना जूम पे लेने के लिए विनती करूंगा सर को कि हमें जूम पे अगर दे दें तो फिर वहाँ नेटवर्क इशू नहीं आएगा। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये हैंग हो रहा है थोड़ा। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गोविंद वल्लभ जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी क्या है ना, सन्निपात में उतना बोलने लायक नहीं था शॉर्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यह बताना जरूरी था। कल हम आगंतुक ज्वर के बारे में देखेंगे। आगंतुक ज्वर की चिकित्सा जो है वो जो अभिशाप, अभिचार, ये जो है इसका भी हम लोग देखेंगे, और बाद में फिर हम ज्वर की चिकित्सा का और सिद्धांत देखेंगे। मैं हर रोज एक ही टॉपिक लेता हूँ, ज्यादा डीप में जाएंगे ना तो फिर आप लोगों ने कॉलेज में तो पढ़ा ही है, लेकिन ज्यादा डीप में मैं जाऊंगा तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। सिंपल सिंपल वे में समझना जरूरी है।
मैं अपना नंबर दे देता हूँ। देखिए, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक मिनट, यहाँ में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। कृपया मुझे माफ़ करिए, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। ये ना सेशन जो है ना, ये पता नहीं क्यों नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने पासवर्ड आईडी दे दिया है। आप लोग ना जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैंने पासवर्ड आईडी दे दिया। डॉक्टर विजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राम पोखरे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। तो मैं अभी का सेशन समाप्त करता हूँ। हम लोग 8 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।